आइए आज हम बात करते हैं बिनाइन नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया की। ठीक है, तो देखिए बिनाइन नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया, इसको पहले हम फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस भी बोलते थे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और यहाँ पे देखिए हम पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि इसमें क्या क्या मैकेनिज्म होता है और कैसे कैसे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यही बताया गया कि इसको हम फिजियोलॉजिकल नियोनेटल जॉन्डिस बोलते थे। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, माइल्ड अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको माइल्ड अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलेगी। और ये क्यों देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए ये तीन मैकेनिज्म बताया गया है। सबसे पहला मैकेनिज्म जो बताया गया कि फीटल आरबीसी का जो होता है टर्न ओवर ज्यादा होता है। ठीक है, तो फीटल आरबीसी का टर्न ओवर ज्यादा होता है, तो हमको मालूम है कि जो आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे देखिए हम दिखाए थे, ये देखिए कि आरबीसी का ही ब्रेकडाउन होता है, तो हमको यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का प्रोडक्शन को ज्यादा देखने को मिलेगा फीटस में। क्यों? क्योंकि फीटस में आरबीसी का टर्नओवर ज्यादा होता है। और आरबीसी का टर्नओवर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे फीटस में हीमेटोक्रिट ज्यादा होता है। ठीक है, तो हीमेटोक्रिट जो होता है ये 45 नॉर्मली हम एडल्ट में बात करें होता है, लेकिन फीटस में इससे ज्यादा होता है। ठीक है, तो हीमेटोक्रिट 45 से ज्यादा होगा, यानी हीमेटोक्रिट ज्यादा होगा। बस आपको याद रखना, नंबर से आपको नहीं मतलब है। ठीक है, तो हिमेटोक्रिट ज्यादा होगा। और फीटल आरबीसी की लाइफ स्पेन जो होती है ये देखिए कम होती है। ठीक है, तो नॉर्मल आरबीसी की लाइफ स्पेन हम बात करते हैं एडल्ट में 120 दिन की होती है, लेकिन फीटस में कम होती है। ठीक है, डिफरेंट थ्योरी में आपको मिलेगा अलग अलग, तो इसको 60 से 90 दिन लगभग एवरेज आप मान लें कि ये होती है। तो देखिए लाइफ स्पेन कम होती है, कहीं कहीं 52 डेज भी लिखा रहता है। ठीक है, तो नंबर से हमको यहाँ पे नहीं मतलब, बस आपको याद रखना कि हिमेटोक्रिट ज्यादा होता है फीटस में और आरबीसी का लाइफ स्पेन कम होता है। इसी वजह से फीटस में आरबीसी का टर्न ओवर ज्यादा होता है, इस वजह से ज्यादा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और दूसरा मैकेनिज्म देखिए बताया गया इमेच्योर न्यूबॉर्न। ठीक है, तो इमेच्योर जब न्यूबॉर्न होगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यूडीपी जीटी जो होता है, ये यूडीपी जीटी जब इमेच्योर न्यूबॉर्न होगा तो ये यूडीपी जीटी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। देखिए यूडीपी जीटी जो होता है, ये देखिए यहाँ पे हम दिखाएं, यहाँ पे देखिए यूडीपी जीटी यही अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेट में कन्वर्ट कर रहा था, और जब यही अच्छे से नहीं काम कर पाएगा, इस वजह से हमको हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलेगा। और तीसरा मैकेनिज्म बताया गया कि स्ट्राइल न्यू बॉर्न गट। ठीक है, तो न्यू बॉर्न का जो गट होता है ये स्ट्राइल होता है। ठीक है, तो जब स्ट्राइल होता है तो इससे क्या होगा कि डिक्रीज कन्वर्जन टू यूरोबिलिनोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो यहाँ पहुंचा ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है इस गट बैक्टीरिया के जरिए, लेकिन जब गट बैक्टीरिया अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, इस वजह से यूरोबिलिनोजन अच्छे से नहीं बन पाएगा, ज्यादा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया गया कि स्ट्राइल न्यू बॉर्न गट, और इस वजह से क्या होगा डिक्रीज कन्वर्जन टू यूरोबिलिनोजन, तो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्जन कम हो जाएगा। और इसी वजह से क्या होगा कि इंक्रीज डी कॉन्जुगेशन बाय इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन थे, ये देखिए कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन यहाँ है ना, यहाँ से स्प्लिट होके यहाँ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन आया। अब ये गट में ये दोबारा अनकॉन्जुगेट हो जाएंगे। ठीक है, अनकॉन्जुगेट जो होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो लिपिड सॉल्युबल होंगे, इस वजह से आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक बार हम फिर से आपको दिखा दें कि ये जो बनता है शुरू में अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ये लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। फिर जब इसका कॉन्जुगेशन आता है तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। इसको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसका पूरा मैकेनिज्म इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखिए कॉन्जुगेशन के बाद ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, लेकिन यहाँ गट में जब ये यूरो बिलीजन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा तो जो ये कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन था ये दोबारा अनकॉन्जुगेटेड हो जाएगा, यानी दोबारा ये लिपिड सॉल्युबल बन जाएगा। और जब दोबारा लिपिड सॉल्युबल बन जाएगा तो ये दोबारा चला जाएगा हमारे सर्कुलेशन में और हाइपर बिलीरुबिन पास करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि स्ट्राइल न्यू बॉर्न का जो गट होता है यहाँ पे डिक्रीज कन्वर्जन टू यूरोबिलिनोजन, तो यूरोबिलिनोजन में कन्वर्जन कम हो जाएगा, इस वजह से डी कॉन्जुगेशन जो होगा ये इंक्रीज हो जाएगा इसके जरिए इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर के जरिए। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर डी कॉन्जुगेशन इंक्रीज कर देंगे, यानी ये क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा फैट सॉल्युबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, तो कहाँ गया ये देखिए, तो ये देखिए ये लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, जब डी कॉन्जुगेशन होगा तो लिपिड सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इस वजह से ये आसानी से दोबारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ये इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है, तो देखिए ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज है। ठीक है, तो बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ही ये डी कॉन्जुगेशन कराता है। ठीक है, तो डी कॉन्जुगेशन बीटा ग्लूकुरोनाइडेज के जरिए होता है और इस वजह से इंट्राहिपेटिक सर्कुलेशन जो होता है ये इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इंट्राहिपेटिक सर्कुलेशन कैसे इंक्रीज होता है ये पूरा बता दिए। तो तीन मैकेनिज्म के जरिए हमको हाइपर बिलीरुबिनीमिया देखने को मिलता है, ये मैकेनिज्म हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं सबकी अलग अलग। सबसे पहले देखिए बताया गया कि ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज, ठीक है, तो देखिए बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ये एंजाइम ये इंटेस्टाइनल ब्रश बॉर्डर पर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है बिलीरुबिन जो कॉन्जुगेटेड था इसको डीकॉन्जुगेट कराता है। तो ये बताया गया कि क्या है लाइसोसोमल एंजाइम फॉर डायरेक्ट बिलीरुबिन डीकॉन्जुगेशन। ठीक है, तो डायरेक्ट बिलीरुबिन का डीकॉन्जुगेशन करने के लिए ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है। ठीक है, तो बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ये डायरेक्ट बिलीरुबिन जो कि वाटर सॉल्युबल था इसका डीकॉन्जुगेशन कर देगा। अब जब वाटर सॉल्युबल था डीकॉन्जुगेशन हो जाएगा तो ये लिपिड सॉल्युबल हो जाएगा, इस वजह से इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा
और ये देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑल्सो फाउंड इन ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रेजेंट होता है। देखिए इंटेस्टाइनल ब्रेस्ट वाटर में तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। और ये देखिए मे लीड टू पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो पिगमेंट स्टोन फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करता है, क्यों? क्योंकि ये हाइपर बिलिरुबिनिया कॉज करता है, ठीक है। इस वजह से ये पिगमेंट फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। तो ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज की बात कर ली गई। और देखिए यहाँ पे बीटा ग्लूकुरोनाइडेज के एस्पेक्ट से एक चीज और हम बताएं कि आप एक जगह पे और देखे होंगे जहां पे हमको बीटा ग्लूकुरोनाइडेज देखने को मिलता है। आप याद करिए, हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए हम बताएं कहाँ देखने को मिलता है। आप न्यूट्रोफिल पढ़े होंगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल की आप फिजियो देखे होंगे। तो न्यूट्रोफिल में दो तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स होता है और एजिलोफिलिक ग्रेन्यूल्स होता है, ठीक है। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स में यहाँ पे ल्यूकोसाइड अल्कलाइन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, और इसके साथ साथ देखिए कोलेजेनेस प्रेजेंट होता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है, और लैक्टोफेरिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स में ये चार प्रेजेंट होते हैं। जबकि एसिडोफिलिक ग्रेन्यूल्स देखिए इसको हम लाइसोसोम भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोटीनिएजेस प्रेजेंट होता है, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होते हैं, और माइलोपेरोक्सीडेज, और यहाँ पे देखिए बीटा ग्लूकुरोनाइडेज भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो देखिए बीटा ग्लूकुरोनाइडेज यहाँ प्रेजेंट होता है। अब ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज और इस बीटा ग्लूकुरोनाइडेज में बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में रिलीज होता है, जबकि ये बीटा ग्लूकुरोनाइडेज ये हाइपर बिलिरुबिनिमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो भी अनकॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनिमिया, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम आपको रिलेट करके बता दिए कि आपको दोनों जगह देखने को मिले तो आपको कंफ्यूजन ना हो, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। ये चीज हो गई। और उसका फिर देखिए अब बताया जा रहा है कि ये मेन टॉपिक जो हमारा है कि ये बिनाइन न्यूनेटल हाइपर बिलिरुबिनिमिया या फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को कब मिलती है। तो देखिए अकर्स इन नियरली ऑल न्यूबॉर्न्स आफ्टर फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ एंड यूजुअली रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट इन 1 to 2 वीक्स, ठीक है। और इसकी एग्जैजरेटेड फॉर्म यहाँ नीचे दी गई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बताया गया कि जब ये फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म की वजह से ये सारे न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सारे न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा, लेकिन ये 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। 24 घंटे से पहले नहीं देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 24 घंटे के बाद देखने को मिलेगा, पहले अगर देखने को मिला तो ये हम बोल देंगे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाएगा। इस वजह से 24 घंटा आपको याद रखना है। 24 घंटे से पहले हमको अगर जॉइंटिस देखने को मिल रही है तो हम फिजियो पे नहीं टिक करेंगे बल्कि पैथो पे टिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो आफ्टर फर्स्ट 24 आवर देखने को मिलता है। और यहाँ पे क्या आता है, यूजुअली रिजॉल्व विदाउट ट्रीटमेंट, और यहाँ पे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है 1 से 2 हफ्ते में, ठीक है। अब देखिए इसकी एग्जैजरेटेड फॉर्म कौन कौन सी है।